हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी जुराइड। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज हम लोग सॉल्व करेंगे जेई मेंस 2026 जनवरी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो पर जितने भी हैं वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो जो भी जेई के बच्चे देख रहे हैं उनको तो सॉल्व करना ही है। अगर नीट के भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं तो आप लोगों को भी ये उतने ही शिद्दत से सॉल्व करना है, क्योंकि नीट में भी अब जेई मेंस के लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा बिल्ड होगा, आपका बेस भी अच्छा खासा बिल्ड होगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के पहले ही वीडियो में बता दिया था, डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो, पहला वीडियो नहीं देखे हो तो मैं बता दूं, मैं एक सीरीज चला रहा हूँ PYQ जैन 2026 का, जो अभी हुआ है। और उसके सारे मैं बेसिक चैप्टर्स उठाया हूँ, केमिस्ट्री से स्टार्ट किया हूँ, ऐसे फिजिक्स का भी सॉल्व कराऊंगा। तो केमिस्ट्री में जैसे मैंने 6 या 7 चैप्टर्स हैं, जिनमें से मैं काउंट करा देता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग हो गई जो आज सॉल्व कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल। ऐसे ही अगला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा और जीओसी होगा। और अगर कोई चैप्टर छूट रहा है मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ तो आप मेरा पहला वीडियो देख लो, उसमें सारे मैंने मेंशन किए हैं। और पूरी सीरीज लगाओ, आप सारे क्वेश्चन लगाओ, आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, जो क्वेश्चन के साथ एक बॉन्डिंग बना पाओगे। जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो हम बॉन्डिंग सीखेंगे ना, बॉन्डिंग क्या होती है। तो क्वेश्चन के साथ बॉन्डिंग बनाना सीखो, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, थ्योरी बताकर वहाँ नहीं आना है, ठीक है। और ना ही कोई आपका रिश्तेदार वहाँ बैठा है कि आप कुछ भी बोल कर आओगे और वो पास कर देगा, तो वहाँ बोलना तो है ही नहीं। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, MCQ क्वेश्चन होंगे ना। और जेई एडवांस में तो 1 और मोर देन 1 करेक्ट होते हैं। एंड कुछ इंटीजर टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं जेई मेंस में भी, एडवांस में भी। तो आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड MCQ में थोड़ा हिंट मिल जाती है, पर इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में हिंट नहीं मिलती, तो आपको सारा क्वेश्चन सही फ्लो में एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना होता है, तभी आपको नंबर मिलता है। तो अभी जैसे हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, एंड बस 2 मिनट बताऊंगा, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर जंप करेंगे। ओके, तो केमिकल बॉन्डिंग अभी हम देखेंगे कि क्या होता है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे नाम से ही देखो, केमिकल बॉन्डिंग ना, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो केमिकल है, दूसरा बॉन्डिंग। केमिकल में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे जो एलिमेंट्स हैं, जो भी हम एलिमेंट्स देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया ना, सोडियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये एलिमेंट्स हैं या केमिकल्स हैं ना। और इसके कंपाउंड भी हो सकते हैं। बॉन्डिंग में मालिक्यूल मालिक्यूल के भी बीच बॉन्डिंग होती है, एलिमेंट्स या एटम एटम के बीच भी बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच ना, ऐसे इंसान इंसान के बीच बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग का मतलब एक तरीके से जुड़ाव है ना, लगाव, जुड़ाव ना, या फिर कह सकते हो अट्रैक्शन। केमिस्ट्री की भाषा में इसको अट्रैक्शन बोलते हैं हम लोग। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं ना, कि जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो प्लीज़ किसी भी इंग्लिश वर्ड से डरो मत। मैं सारी चीज़ों को हिंदी में ही बोल रहा हूँ, आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही आप गूगल करके सर्च कर सकते हो, पर पढ़ो इंग्लिश में ना। आप बोलो हिंदी, समझो हिंदी में, पर पढ़ो इंग्लिश में, लिखो इंग्लिश में ना। बोलने का बाद में ट्राई कर लेना, पढ़ो। क्योंकि जो भी कॉलेज में आप जाने वाले हो या जो भी जॉब आप करने वाले हो, वहाँ हिंदी में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वहाँ आपको, जैसे आप बीटेक करने जा रहे हो तो बीटेक हिंदी में आपको नहीं मिलेगा, ना ही संस्कृत में मिलेगा, आपको इंग्लिश में ही मिलने वाला है ना। तो और दूसरी बात, अगर आप किसी पॉलिटिशियन या किसी भैया, किसी दीदी या किसी घर वालों के कहने में आ गए हो कि नहीं जो है हिंदी पढ़ो, हिंदी हमारे जो है रीजनल लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा है, या क्या है, नहीं, आपको कुछ काम नहीं होना है, वो सब अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हमारी जो मातृभाषा है ना, मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से ही हूँ, तो
और सारी चीज़ें फिर इंग्लिश में करनी पड़ी, बहुत दिक्कत होती है। वो दिक्कत आपको ना झेलनी पड़े, इसलिए मैं पहले से ही आपको अवेयर कर दे रहा हूँ। बाद में ये मत बोलना कि भैया आपने मुझको बताया नहीं, ठीक है। तो इंग्लिश से मत डरो, क्योंकि पढ़ते समय तो आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपका एग्ज़ाम अभी नज़दीक है और आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अब मत इतना इंटरेस्ट दिखाओ। पर अगर अभी आप फाउंडेशन कर रहे हो या अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा दिन हुआ स्टार्ट किया, आपके पास टाइम है, तो ट्राई करो पूरे इंग्लिश में लिखने की। क्यों? और ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, या बायो, तो आप आराम से उसको कवर कर सकते हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें, और चूँकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो आपको लिखना तो कुछ है नहीं कि सेंटेंस मेक करना है या फिर और भी चीज़ें करनी है, तो ईज़ी ही है, केवल आपको लिखना और समझना ही है। तो आप उससे भागो मत, करो, क्योंकि आपका बीटेक हो चाहे आपका एमबीबीएस हो, सब इंग्लिश में होने वाला है। कोई नहीं आपको आएगा कहेगा कि नहीं मैं हिंदी में करा रहा हूँ, आओ कर लो ना। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे। और इमोशनल होकर कोई हिंदी बिल्कुल मत ले लेना अगर इस फील्ड में हो ना। बाकी आप हिंदी लिटरेचर से पढ़ना चाहते हो, आपका मन है, तो आप ये सब क्विट करो। मेरा पहला वीडियो देखो, मैंने उसमें समझाया है कि जो आपका मन है करने का वो करो। ज़रूरी नहीं है कि आप घर वालों के दबाव में आकर यही सब करो ना, ठीक है। तो इंग्लिश पर पूरा फोकस करना आप लोग, सारी चीज़ें देखना। तो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग देख रहे थे, केमिकल ये सब हो गए ना, जो भी एटम्स हैं, और उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो बॉन्डिंग होती है। तो जैसे H और H के बीच में अट्रैक्शन हुआ, तो ये क्या मिलकर बना देंगे, H2। तो ये जब हम H2 को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे कि ये HH एक बॉन्ड के साथ जुड़े हैं। बॉन्ड को हम एक लाइन की तरह दिखाते हैं, जो कि वो रियल लाइन कुछ नहीं होती ना। अब उसको रियल लाइन मान मत लेना, वो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही पड़े होते हैं वो, हम बॉन्डिंग की वजह से उसको दिखा देते हैं ना। ऐसे ही पड़े होते हैं वो, इनके बीच अट्रैक्शन होता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जैसे ये आप देखकर बता सकते हो कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ बॉन्डिंग, ये इसके साथ बॉन्डिंग। दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, पहला वाला एच भी, दूसरा वाला एच भी, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। एंड ये है बॉन्डिंग, यही है उनका जुड़ाव, यही है अट्रैक्शन फोर्स उनका। तो मेन बॉन्डिंग का मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स जो हमें एक दूसरे को पास में लाकर रखता है ना। तो आप रियल लाइफ में भी बॉन्डिंग देखते हो ना, हस्बैंड वाइफ के बीच, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच ना, सिस्टर ब्रदर के बीच ना, और बहुत सारे बॉन्डिंग होती हैं अपने रिलेशनशिप में। तो और वो सेम वही है इसमें, पर ये अलग अलग केमिकल्स के बीच में होता है। तो कोई सा भी हो सकता है, जैसे एच और ओ के बीच होता है ना, HOH। मैं 2 मिनट मांगा था आपसे, शायद ज़्यादा ले लिया हूँ। तो यही होती है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, और मुझे भरोसा है आप लोगों पर कि आप लोग थियरी पढ़ कर आए हो अच्छे से, कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा बहुत क्लियर है। बाकी क्वेश्चन करके हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पर, कि क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, ये तो केमिकल बॉन्डिंग क्या थी ये हम लोगों ने देख लिया थोड़ा बहुत। बाकी आप लोग जब थ्योरी पढ़ाऊँगा मैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर सारी चीज़ें समझाऊँगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पर अभी आप केवल क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में केवल क्वेश्चन ही काम आने वाला है। तो केमिकल बॉन्डिंग में जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे वो तो हमने देख लिया। हाँ, इसमें जैसे वही है कि बॉन्डिंग कैसे होती है ना, फिर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसे होती है, फिर मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, VSEPR थ्योरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ कर आते हो। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, और हम तो क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। बाकी आप लोग पढ़ कर आए हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े हो तो पहले एक बार रिवाइज कर लो, फिर यहाँ आओ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन, और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो कुछ गलत या इधर उधर हो तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लेना, और खुद से सही करने का ट्राई कर लेना, या फिर गूगल सर्च कर लेना, या फिर जो रियल वाले क्वेश्चन एनटीए देगा वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है। या मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा कमेंट के माध्यम से। जो भी चीज़ ना है आप धड़ल्ले से एकदम बिना डरे ना, आप लोग कमेंट कर दिए करो कि सर ये वाला क्वेश्चन है, या छोटे से लेकर बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो भी आपके मन में आ रहा है सब पूछो, केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड ना। उसके बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में रखो, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं पूरा फोकस मेरा क्लास में क्वेश्चन करना ही रहेगा, और ये नहीं कि मैं कर लिया आप भी कर लिए। जब तक आपको नहीं आ जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप लोग कमेंट करके बताओ कि नहीं सर कि बहुत मज़ा आ रहा है ना, एंड क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो रहा है, तब तक मुझे
नहीं पता चलेगा ना कि आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है, और पहुँच रहा है उसका अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो आप लोग कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखो बॉन्ड का वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहा है और बॉन्ड का क्वेश्चन ही पहले आ गया, बॉन्ड लिखा हुआ। तो बॉन्ड डिसोसिएशन जैसे हमने एच और एच देखा था, तो इस एच और एच को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, एनर्जी होती है। तो बताओ जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है ना, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो होती है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि लेंथ ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड की लेंथ कितनी ज़्यादा है। जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही कम एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है। तो और इसमें देखना एक एक्सेप्शन वाली चीज़ भी है, फ्लोरीन ना। तो वो क्या होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या था, कि हमने देखा था क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, और सेम यही होता है हर थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट है उसकी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज़्यादा होती है इन केस ऑफ ऑब्वियसली नॉन मेटल के ही केस में। तो क्यों होती है ऐसा, रीज़न क्या होता है उसके पीछे? क्योंकि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इनका साइज ना बहुत छोटा होता है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाकर ऐड होता है ना, बहुत रिपल्सन फील करता है ना। तो फ्लोरीन के केस में बहुत ज़्यादा ही रिपल्सन फील करता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है। और देखो इधर से लेफ्ट से राइट आते हैं, हमने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ा था, इसीलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया था, मैंने 2 पार्ट में कर दिया था। तो आप लोग ज़रूर वॉच करो उसको। तो जब नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो साइज़ घटता है। फ्लोरीन का साइज़ कम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिपल्सन फील करता है। तो और उसका साइज़ भी छोटा है। तो जब ये बॉन्ड तोड़ते हैं ना, एफ एफ वाला, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती। वैसे तो सबसे ज़्यादा देनी चाहिए थी, पहले फ्लोरीन का होना चाहिए था, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन ना। पर इस केस में क्या हो रहा है, क्लोरीन की बॉन्डिंग अच्छी है, और फ्लोरीन से ज़्यादा भी ब्रोमीन की बॉन्डिंग अच्छी है। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने बॉन्डिंग किया होगा ना, इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, तो इनका साइज छोटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा ही रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ठीक है, ये ऑर्डर सही है ना, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, तो मैंने बता दिया वो रीजन। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है, द करेक्ट ट्रेंड इन द कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ द मेटल हैलाइड। तो ये आप लोग जैसे ही देखोगे कि आयनिक कंपाउंड है ना, ये सब ये आयनिक ही है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे देखते हैं आयनिक कंपाउंड में, तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, फजांस रूल। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, हमने एक ये भी चीज़ देखी हुई है कि कोई भी जैसे आयनिक कंपाउंड हम देखते हैं, ऐसे ही कोवैलेंट बॉन्ड देखते हैं, आयनिक बॉन्ड देखते हैं, तो जो भी बॉन्ड होता है वो 100%, कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। ये आपने स्टेटमेंट सुना होगा अपनी क्लास में ना, जब भी आप फजांस रूल या फिर ये वाला चैप्टर पढ़ रहे होगे, तो उसको बोलते हैं क्या, फजांस रूल। फजांस रूल क्या बताता है, कहता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड है, तो कोई भी आयनिक बॉन्ड है तो 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है। वो किस लिए आता है? वो आता है, वो डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पर, वो हम लोग बताएंगे। कि जैसे एक कोई उठा लो, एक अगर हम कोई उठा लें हैं, जैसे कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे सबसे अच्छा जो आयनिक बॉन्ड होता है वो इसका होता है, CSF का। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो ये दोनों जो है आपस में जब मिलते हैं तो बनता है केमिकल बॉन्ड। ठीक है। तो अब जैसे NaCl हो गया, ये भी जो है आयनिक बॉन्ड है, सॉरी केमिकल बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड की बात चल रही है। तो जी आयनिक बॉन्ड बनाया, तो आयनिक बॉन्ड में कितना ज़्यादा कोवैलेंट करेक्टर है ये डिसाइड कैसे करते हैं हम लोग, ये तो आप थियरी में पढ़े हो, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ किस पर डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है, जैसे ये केटायन है, ये एनायन है, तो केटायन का साइज शुड बी लो। ठीक है। एंड एनायन का साइज शुड बी हाई। एंड केटायन एंड एनायन पर चार्ज, जो केटायन है जो एनायन है उस पर जो चार्ज होगा, चार्ज
दैट शुड बी हाई। तो जितना ज़्यादा केटायन पर एनायन पर चार्ज होगा ना, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा उस आयनिक कंपाउंड में। हम आयनिक कंपाउंड में देख रहे हैं, ऐसा नहीं है हम कोवेलेंट कंपाउंड है या कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर देख रहे हैं। हम कोई आयनिक बॉन्ड है प्रॉपर और उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या देखते हैं कि केटायन और एनायन का साइज कितना ज़्यादा है, चार्ज कितना ज़्यादा है। सॉरी, केटायन और एनायन पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जैसे NaCl है ऐसे हम AlCl3 ले लिए, तब इससे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होगा। क्यों? क्योंकि Al पर +3 चार्ज है। क्लोरीन देखो दोनों में सेम है पर केटायन पर ज़्यादा चार्ज है। केटायन और एनायन ना दोनों पर हो या किसी एक में ज़्यादा चार्ज हो, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उस आयनिक कंपाउंड में होगा। और केटायन के लिए क्या देखेंगे, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एनायन का साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और ये भी मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ पोलराइजेशन, तो इस साइज इतना कम होने की वजह इसलिए है क्योंकि उसका जो केटायन होता है वो एनायन को अच्छे से पोलराइज कर देता है, छोटा साइज होने की वजह से। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो मैं ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लेने लगता हूँ। तो पोलराइजेशन अच्छा होता है उसका। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे इसमें देखो +4 और Cl तो -1 है सब में, Cl सब में -1, F सब में -1। इसमें +4 था, इसमें +2 था, तो इसका इससे ज़्यादा सही है कोवेलेंट कैरेक्टर। ए भी सही है क्योंकि इसमें +4 था, ये +2 था चार्ज। इसमें +4 था, ये +6 था, तो इसका ज़्यादा होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। कह रहा करेक्ट ट्रेंड है, नहीं ये गलत हो गया, एक तो गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। इसमें कौन सा आंसर हो गया, थर्ड वाला, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ा करो ना, क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ लिया करो, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। क्योंकि आप पूरी मेहनत करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सारे ऑप्शन लगाते हो, बाद में पता चलता है आपने इनकरेक्ट वाला ऑप्शन लगा दिया जबकि आपसे करेक्ट पूछा गया था ना। करेक्ट वाले केस में तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही टेंडेंसी होती है सही होते हैं, पर जब वो इनकरेक्ट पूछता है ना तब भी हम करेक्ट ही मार कर चले आते हैं, तो वो ध्यान रखना क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है बाद में ना, पछताते हैं हम लोग। तो साइज देखने के लिए, बॉन्ड का लेंथ देखने के लिए हम दो चीज़ें देखते हैं, जैसा कि मैंने नीचे मेंशन कर दिया है ना, ताकि आप और मैं दोनों ना भूलें। तो पहली चीज़ क्या होती है, एटॉमिक साइज। मैंने वैसे दूसरे नंबर पर रखा है, पर हम जब भी बॉन्ड लेंथ पूछता है कोई ना किसी भी का, तो हम लोग क्या देखते हैं, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद आता है बॉन्ड आर्डर कि कितने बॉन्ड जो हैं बन रहे हैं ना दो एलिमेंट के। जैसे इसमें 3 बॉन्ड बन रहे हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो अब देखो सबसे बड़ा साइज किसका है, तो सिंगल बॉन्ड का सबसे बड़ा साइज होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड उससे छोटा होता है। पर सिंगल में भी अब कंपेयर करेंगे तो कि दो एलिमेंट हैं, कार्बन दोनों में कॉमन है, तो हाइड्रोजन का साइज ऑक्सीजन से बहुत छोटा होता है ना। और इतना छोटा साइज होता है इसका कि जो CO तो बड़ा ही है ना, मतलब बी तो बड़ा है ही, बी का साइज बड़ा है, पर जब ये डबल बॉन्ड बन गया ना तब भी इसका साइज इसके साइज से ज़्यादा है। अब H की जगह अगर हम C बॉन्ड देखते या CN बॉन्ड देखते, कोई सा भी बॉन्ड उठा लेते सिंगल में, तो वो इससे तो हमेशा बड़ा ही होता और इससे। पर इस केस में चूंकि H जो है बहुत ही छोटा साइज होता है उसका, तो इस वाले से भी तुलना में भी ये छोटा है, तो मतलब C को भी ला देंगे हम। ठीक है, और डबल बॉन्ड से छोटा कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, पर अभी भी H बहुत छोटा पड़ रहा है। ठीक है, H क्या है, छोटा साइज है उसका, और A लास्ट में आएगा। तो ये देखो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो गया ये, क्योंकि हम सिंगल बॉन्ड देखते हैं सबसे पहले उसको रख लेते हैं, देन हम लोग डबल या ट्रिपल को रखते हैं साइज में। पर इस केस में क्या हो रहा है, चूंकि H का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है ना इन कंपेरिजन टू सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। देखो मैं बोल रहा था ना कि जो सेल जब किसी में जब हम ऊपर से नीचे पीरियड में जाते हैं, तो जो जब सेल एडिशन होता है ना तो साइज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो थोड़ा 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 साइज डिक्रीज करता है, राइट टू लेफ्ट आते हैं थोड़ा थोड़ा साइज इंक्रीज करता है। पर जब हम सेल में ऊपर नीचे जाते हैं, पीरियड में ही ऊपर नीचे जाते हैं, तो उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप ये ध्यान देना, एच चूँकि पहला ही एलिमेंट है और पहले पीरियड का है, तो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उससे जो बॉन्डिंग हो रही है उससे उसका साइज छोटा है। ठीक है, उसकी जगह कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता
तो ये ऐसा आंसर आता अपना, पहले बी आता, फिर ए आता, फिर सी, फिर डी, जो आप लोगों ने लगाया होगा मोस्टली लोगों ने। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। आइडेंटिफाई दी एक्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना। तो किसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो हम देखेंगे। तो HNO3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा और इसका एक लोन पेयर इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, OH, OH सल्फ्यूरिक एसिड का है। तीसरा NF3 का है, तो स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, तो हमें ऐसे ही पता होता है। एंड फोर्थ वाला ओजोन है, तो O डबल बॉन्ड O और ये लोन पेयर दे देगा इसको O, तो प्लस माइनस। लोन पेयर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चूँकि ये अपना दे चुका है तो इसके पास कुछ नहीं है, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 2 4 3 7, 7 लोन पेयर इसके पास, पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पेयर। इसके पास 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास 8 है ना। इसके पास 1, और फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 होते हैं लास्ट में, तो 3 3 होंगे सबके पास। तो 3 3 6 3 3 9 1 10 ना। अगर गलत हो तो आप काउंट कर लेना, बस काउंटिंग ही करनी है। ठीक है, और इसमें कितना हो गया, 2 2 4, सॉरी इसके के पास कितने होंगे, इसके पास अगर डबल बॉन्ड होता 2 होते, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक ही बचेगा, और इसके पास कितने होंगे, इतने होंगे ना। तो 3 1 4 2 6, इसके पास 6, तो सबसे ज़्यादा किसके पास हो गया लोन पे, NF3 के पास। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा देन चूज दी बॉन्ड एंगल फॉर्म बाय दी सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल। तो बताओ N है, F है, 3 है। अब अभी मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और शायद बना कर रखा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे हम लोग देखेंगे कि इसका शेप क्या होता है, शेप से हमें एंगल पता चल जाता है। हालांकि हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो ये कितना हो गया, 3 बॉन्ड एक लोन पेयर, तो टोटल sp3 हो गया ना। तो sp3 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, बट इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्योंकि लोन पेयर है तो रिपल्सन मारेगा तो 107 आता है रिपल्सन से ना। जैसे NH3 होता तो 107 डिग्री 106 डिग्री उसका एंगल होता, पर NF3 है तो उसमें केस में क्या होता है कि जो F है ना, F वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, F इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। देखो मैं अगर थ्योरी पढ़ाता ना, मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताता, पर अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ तो बस काम की चीज़ें। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चले जाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते, ये अट्रैक्ट करते हैं। रिपेल कब करते हैं, जब n मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पास पास होता, तो ये एक दूसरे क्या करते हैं, ये एक दूसरे को दूर धक्का मारते हैं, तो एंगल बढ़ता है। तो जब सेंट्रल एटम में और इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो एंगल बढ़ता है, पर जब जो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और दूर दूर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन उनको आपस में और क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाता है, तो लगभग इसका बॉन्ड एंगल 102 डिग्री हो जाता है। इसीलिए इसमें देखो 107 भी रखा है और 102 भी रखा है, ताकि आप गलती करो ना। अगर इसकी जगह NH3 दिया होता तो हम लोग कौन सा आंसर करते, सी वाला। देखो कितना इजी सवाल है ना, पर पूछने का तरीका थोड़ा टफ पूछ लिया। हाँ, इसके लिए मैंने एक चार्ट बना के रखी है, ये क्वेश्चन करने से पहले हम चार्ट देखेंगे। वो ये चार्ट है कि नंबर ऑफ बॉन्ड लोन पेयर देखकर हम ज्योमेट्री बताएंगे, शेप बताएंगे और हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। चूँकि हाइब्रिडाइजेशन मैंने नहीं लिखा है, वो लगभग सब लोगों को आता है इसलिए, पर शेप और ज्योमेट्री देखना टफ होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2 बॉन्ड हो, 0 लोन पेयर, तो क्या होता है, लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री भी लीनियर और शेप भी लीनियर। शेप वो चीज़ होती है जिसमें हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे NH3 है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसका sp3 है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, मतलब N एक लोन पेयर ऊपर और 1H 2H 3H, ऐसे ही इसका शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल। ठीक है, 109 डिग्री पर होते हैं, लोन पेयर इनको थोड़ा रिपल्सन देता है, तो इसका साइज कितना हो जाता है, 107 डिग्री। तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है, ये है इसकी ज्योमेट्री।
जब हम इसको लोन पेयर के साथ जो है दिखा दिए। शेप क्या होगा? शेप होगा जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग लोन पेयर को हटा देंगे, केवल एच को दिखाएंगे, मतलब बॉन्ड को दिखाएंगे। लोन पेयर अब गायब हो गया, अब केवल ये दिख रहा है। तो ये क्या होता है, ये पिरामिडल शेप ले लेता है। तो ये है इसका शेप ना, पिरामिडल मतलब ऐसे 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 ना। तो ये क्या हो गया, पिरामिडल शेप हो गया। तो ये पिरामिडल शेप हो गया और ज्योमेट्री क्या थी, टेट्राहेड्रल थी। ठीक है, दोनों में अंतर पता चला, इसीलिए मैंने लोन पेयर वाला केस दिखा दिया, क्योंकि इस वाले केस में आपको पता नहीं चलेगा। सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड है तो ये लीनियर होगा ना, ऐसे ही। फिर 2 सिग्मा एक लोन पेयर, ट्रायगोनल प्लेनर, बेंट शेप, जैसे SO2 हो गया ना, उसमें एक लोन पेयर है। फिर H2O होता है, इसमें 2 लोन पेयर हो जाता है ना। ये 2 वाले केस हो गए सारे। 3 वाले केस में क्या क्या होता है, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, ट्रायगोनल प्लेनर दोनों। देखो जब बॉन्ड जब लोन पेयर 0 होते हैं तो शेप और ज्योमेट्री सेम होती है। ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट तभी होंगे जब लोन पेयर होगा। अभी हम लोगों ने ये वाला देखा केस, 3 सिग्मा एक लोन पेयर का, ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल पर शेप आ गया पिरामिडल। फिर 3 सिग्मा 2 लोन पेयर हमने देखा, तो उसमें क्या था, उसमें क्या होता है, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल शेप होता है, पर शेप क्या होता है, बेंट टी शेप होता है। ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल एंड शेप क्या होता है, टी शेप होता है। उसका एग्जांपल ये है। इसको अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ ऐसे होगा कि 5 टोटल हैं, तो ये सेंट्रल टर्म में इसको रख देंगे और 3 बॉन्ड इसका इक्वेटोरियल में होगा और 2 ऊपर होगा ना। लोन पेयर को काउंट करते हुए बता रहा हूँ मैं। तो चूंकि टी शेप है तो एक लोन पेयर यहाँ रखेंगे, एक लोन पेयर यहाँ रखेंगे, एक बॉन्ड यहाँ रखेंगे, जो भी है मैं अभी नाम नहीं देख रहा हूँ, एफ मान लो एफ है, तो एफ यहाँ रखेंगे। देखो कुछ ये टी शेप का दिख रहा है, ऐसे करके ऐसे टी शेप दिख रहा है ना, तो ये टी शेप बनता है। अब आते हैं हम लोग 4 वाले पर। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ आती होगी, पर ठीक है, नहीं आ रही है तो आप समझ लो। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर टेट्रा टेट्रा, ज़्यादातर ये हम कंपाउंड देखते हैं ना, जितने भी एल्केन होते हैं वो टेट्राहेड्रल में ही कार्बन होता है उसमें, sp3 वाला। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर शीशा और टी शेप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, शीशा एंड टी शेप एंड बेंट, ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर पूछेंगे वो। अब आएगा 4 सिग्मा 2 लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल, और शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये ऐसे बनता है, स्क्वायर बन जाता है ना। 4 यहाँ यहाँ यहाँ, बीच में सेंट्रल होता है, ऊपर नीचे लोन पेयर हो जाता है, जो कि विजिबल नहीं होता है जब हम शेप देखते हैं, तो स्क्वायर प्लेनर बन जाता है। आते हैं 5 सिग्मा पर। जब 5 सिग्मा होता है तो 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, ट्रायगोनल बाइपिरामिड दोनों, 5 सिग्मा एक लोन पेयर, तो 6 चीज़ें आ गई, तो इसको ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं ना। और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसको, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसको सी सौ पता नहीं क्यों लिख दिया है इसमें ना, पर इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। चूँकि जब हम 6 सिग्मा देखेंगे तो वो ऑक्टाहेड्रल होता है ना, तो ये ऑक्टाहेड्रल का ही शेप बनाता है। देखो 6 ही है ना टोटल इसमें, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिलाकर ऑक्टाहेड्रल ही होता है, पर एक चीज़ हट जाती है तो वो उसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। 5 सिग्मा 2 लोन पेयर होता है तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं, वैसे वो पेंटागन दिखाई देता है। अब 6 सिग्मा 3 लोन 0 लोन पेयर में ऑक्टाहेड्रल बता दिए 6, तो ये मैंने कहीं से बस उठाकर कॉपी कर दिया था, इसलिए गलत हो गया। एंड यहाँ तक सही है, 5 सिग्मा 2 लोन पेयर तक। 5 सिग्मा 1 लोन पेयर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, 5 सिग्मा 2 लोन पेयर पेंटागन प्लेनर होता है, एंड 6 सिग्मा 0 लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल होता है, 6 सिग्मा 1 लोन पेयर डिस्टॉर्टेड पेंटागन बाइपिरामिड होता है, और 6 सिग्मा 2 लोन पेयर तो होता ही नहीं है, वैसे हम लोग पढ़ते नहीं हैं अभी ना। 6 सिग्मा 1 लोन पेयर तक, फिर आ जाता है 7 सिग्मा 0 लोन पेयर, जिसको हम लोग पेंटागन बाइपिरामिड बोलते हैं। ये ऐसे होता है कि यहाँ सेंट्रल टर्म, यहाँ यहाँ पेंटागन बाइपिरामिड बना रहा हूँ, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, तो ये पेंटागन बाइपिरामिड हो गया। तो ये वाला फिर से हम लोग देख लेते हैं। 5 सिग्मा 0 लोन पेयर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल सही है। 5 सिग्मा 1 लोन पेयर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, 5 सिग्मा 2 लोन पेयर क्या बनता है ये, 5 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, तो पेंटागन पेंटागन बन जाता है, ठीक है। एंड 5 सिग्मा 3 लोन पेयर, 5 सिग्मा 3 लोन पेयर तो लीनियर तो बिल्कुल ही नहीं होता है ना। और 5 सिग्मा 3 लोन पेयर हम पढ़ते नहीं, 8 के लिए हम लोग नहीं पढ़ते, 7 के लिए ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो
हाँ, तो ये मिसप्रिंट हो गया है, शायद ही मैंने कहीं से भी कॉपी कर लिया है, आप लोग मत ध्यान देना इस पर ना। 5 सिग्मा 2 लोन पेयर पेंटागन, फिर 6 सिग्मा 0 लोन पेयर क्या होता है ऑक्टाहेड्रल, और 6 सिग्मा 1 लोन पेयर डिस्टॉर्टेड पेंटागन बाई पिरामिड, ठीक है। और 7 सिग्मा 0 लोन पेयर पेंटागन बाई पिरामिड, ठीक है। और ये मैंने शेप बना के दिखा दिया था ना। ये वैसे मेरा काम था नहीं इसमें बताने को, पर मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, बताओ इसमें क्या है। जीनॉन और ऑक्सीजन आता है तो 2 बॉन्ड के साथ आता है, तो 6 बॉन्ड हो गए, सॉरी 3 बॉन्ड हो गए, और उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो 1 लोन पेयर हो गया। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, ये क्या है 2 सिग्मा, और इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हटे हैं 3 बचे हैं, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। 2 सिग्मा 3 लोन पेयर का केस था क्या, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा, अरे 2 सिग्मा 3 लोन पेयर का केस होना चाहिए था, जो होना चाहिए था वो था नहीं। 2 सिग्मा ये बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर होता है तो लीनियर होता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। तो आगे पीछे ही देख लेना थोड़ा, पर मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं उसमें क्या गलत था क्या सही। 2 सिग्मा 3 लोन पेयर हो गया तो लीनियर हो गया। और इसमें देखो 2 बॉन्ड के साथ आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐसे जुड़ता है जीनॉन से, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से। तो कितने हो गए 1 2 3 4, हमें सिग्मा बॉन्ड गिनना है, 4 सिग्मा हो गए। क्या इसके पास कोई लोन पेयर बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी मतलब 1 लोन पेयर बचा है तो 1 लोन पेयर आ गया, ओके। एंड फिर इसके लिए देखेंगे तो हम लोग जीनॉन ओ एक ही है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 4 और 4 2 6, 5 बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, ठीक है। अब सेम इसमें बताओ 5 Br5, Br के पास कितने होते हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी शेल में, 5 बॉन्ड बनाया है और 1 लोन पेयर है। और एमोनिया 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, और ये इसके पास क्या है, दो दो जो है बॉन्ड हैं और 3 लोन पेयर है। तो वो जो लास्ट में लीनियर लिखा था ना वो 5 और 3 में, वो एक्चुअली 2 और 3 का था। एंड SF4 का क्या है, एस के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उस ऑक्सीजन वाले ग्रुप में, 4 बॉन्डिंग किया है और 1 लोन पेयर है। तो बताओ किसका किससे मैच कर दें, डायरेक्ट हमने यही देखकर मैचिंग कर दी, सी का मैचिंग किससे, चौथे से। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया यार ना, अगर हमको वो पता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर गिन लो भाई, उसका शेप उसकी ज्योमेट्री सब सेम ही होती है ना, डिपेंड करता है कि उसके पास बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना है, तो शेप तो सेम ही होगा। तो चलो ए की, ए का किससे करेंगे, 3 1, तो बी से कर देंगे, ए का दूसरे में, तीनों ऑप्शन में है, पर दूसरा देखना पड़ेगा, 2 और 3 का किस में है, तीसरे में है, दूसरा का तीसरा किस में है, ए और सी में है, ए और सी में। फिर तीसरे का 4 1 किस में है, चौथे में, तीसरा का चौथे में किस में है, इसमें है, सी वाला, तो सी वाला आंसर हो गया, और डी का पहले में आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है कि नहीं है। पेयर ऑफ स्पेसीज एमंग द फॉलोइंग सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। अब इसमें हम लोग बताना है क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको आनी चाहिए। तो मैं उसको लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसकी पहले, कि अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो और 14 से ज़्यादा हो तो, और ये देख रहे हो क्या है, मॉलिक्यूल है, ये क्या एटम थोड़ी ना है, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में हम लोग शेप और साइज ये सब कैसे देखते हैं, एमओटी थ्योरी के इस हिसाब से देखते हैं ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसमें देखो 2 रूल होता है, एक 14 इलेक्ट्रॉन से कम है तो उसके लिए क्या करते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो उसके लिए कैसे फिल करते हैं। जैसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना 1s1 1s2 2s2 2p6, ये एटम के लिए है, ऐसे ही ये मॉलिक्यूल के लिए है। तो मॉलिक्यूल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिग्मा माइनस स्टार, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2pz इसमें पहले आ जाता है, जब 14 से कम होता है फिर पाई आता है, और इसमें अंतर है, पाई पहले आता है फिर ये आता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है पहले, कि O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, O2 माइनस में 17 ना, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 8 दूना 16 1 17, नाइट्रोजन में कितने 7 दूना 14 1 13 ना, एक कम हो गया। ऐसे O2 में कितने हैं, O2 प्लस में 15, और इसमें कितने हैं N2 2 माइनस में 7 दूना 14 2 16, ऑक्सीजन बन गया। तो O2 2 प्लस में कितने हैं, सॉरी O2 प्लस में कितने हैं, O2 प्लस आ चुका है, ठीक है 15 ही है, और ये कितने हैं
कह रहा है फॉलोइंग सेम बॉन्ड ऑर्डर एज वेल एज पैरामैग्नेटिक नेचर। कौन कौन से हैं जो सेम बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक नेचर रखते हैं? ठीक है, मतलब कि वो पैरा है कि डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, ये पूछ रहा है। और बॉन्ड ऑर्डर, और इसमें कितना आ गया इलेक्ट्रॉन? 7 दूनी 14 15। और इसका डी कितना आ गया इलेक्ट्रॉन? 15। और N2 माइनस, अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम ही हो गए क्या? ठीक है, वो मिस प्रिंट हो गया होगा। ठीक है, वो मिस प्रिंट हो गया होगा, पर फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे ना कि जब इलेक्ट्रॉन हम फिल करने जाएंगे 17 और 13 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी हो सकता है दोनों का ना, हो सकता है सेम भी हो जाए, क्योंकि यही ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। तो हमें देखो दो चीज़ तो आराम से दिख रही है, एक सी वाला जो है, डी वाला हो सकता है कुछ और रहा हो, तो हम उसको ध्यान नहीं 2 माइनस कर लेते हैं, जो भी कर लेते हैं। तो जो सी और डी वाले हैं तो उनमें देखो 15-15 इलेक्ट्रॉन है दोनों में। तो जब सेम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो कहीं से भी फिल करोगे, जैसे 2 2 2 2 2 15 है तो इसमें भरेंगे वैसे हम, तो इसमें 2 2 2 2 2 कितना हो गया 10, 2 12 12 हो गया, 2 14 1 15 ना। तो ये जाएगा, और ये पैरामैग्नेटिक है दोनों। और क्या है, ऑड नंबर है तो वैसे भी पैरामैग्नेटिक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड ऑर्डर भी इनका क्या आएगा, जो भी आएगा पर सेम ही होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो मेरा यही रहता है कि आप लोग पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर काउंट कर लो। देखो पिछला वाला क्वेश्चन भी वही था, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऑर्बिटल्स में, बस ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। ठीक है, आपको शेप और साइज पता चल जाएगा, तो इसका सी और डी दोनों आंसर होगा अपने हिसाब। और एग्जाम में हो सकता है कि ऑप्शन दोनों का अलग अलग रहा हो, तो अपने लिए सी और डी दोनों सही है, और बाकियों के लिए तो हो सकता है ए और बी भी, नहीं बी तो नहीं हो सकता, बी में एक में ऑड एक में इवन है, पर ए में ए दोनों ऑड हैं, तो सही होने का चांस दोनों में, एक में 13 से कम इलेक्ट्रॉन है, एक में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए आप निकाल लेना, कैसे निकालोगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है टोटल बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मतलब जितने इसमें स्टार करके लिखे हुए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बटे 2 ना, ये क्या होता है, ये बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, ये आप करके निकाल लेना, और पहला बताना कि वो है कि नहीं है पैरामैग्नेटिक, और बॉन्ड ऑर्डर सेम है कि नहीं है। छठा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एमंग दिस आइडेंटिफाई दी एक्स लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे कोई एटम है ना HCl, तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ ही होता है उसका क्या, डाइपोल मोमेंट का वेक्टर। तो जैसे NH3 और NF3 में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो NH3 ऐसा है, ठीक है, और एक लोन पेयर ऊपर, तो मान लो लोन पेयर का तो डायरेक्शन की दे दो, मान लो इधर ऊपर दे दो, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव बना दो उसको। पर F के केस में देखो क्या होगा, F में N ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि F, बिल्कुल सही, F ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो N से F की तरफ होगा इसमें बॉन्ड, और इसमें H से N की तरफ होगा। तो इस केस में जो है क्या हो रहा है कि ये वेक्टर जुड़ रहे हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सॉरी इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। इसमें चूँकि दूर जा रहे हैं, इसलिए इसका बॉन्ड जो डाइपोल मोमेंट होगा वो बहुत कम होगा। तो ओवरऑल जो आप डाइपोल मोमेंट देखोगे ना, और दूसरी चीज़ किस पर डिपेंड करती है, एक मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ये फार्मूला वैसे कोई बताता नहीं है, ज़रूरत भी नहीं होती, पर मैं बता दे रहा हूँ। डाइपोल मोमेंट होता है 2 × म्यू किसी एक बॉन्ड का ना, जैसे बहुत सारे बॉन्ड है, इंटू कॉस थीटा। ये मैं इसलिए बताया हूँ ना, ताकि आपको कॉस दिखा सकूँ कि जैसे H2S है, H2O है, NF3 है, तो इनमें जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड के बीच में ये दो वेक्टर हो गए, दो डाइपोल हो गए, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, वो डिपेंड करता है कि उसके बीच का थीटा कितना है। ठीक है, तो जब आप देखोगे तो इन सब में सबसे कम जो डाइपोल मोमेंट होगा वो NF3 का होगा। ठीक है, तो हमें NF3 मिल गया कि चूँकि ये क्या कर रहा था, ये अपोजिट डायरेक्शन में निकल रहा था ना, ये मतलब इसके जो डाइपोल थे वो दूर जा रहे थे, तो कैंसिल आउट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और जब पास आते हैं तो क्या होता है, लोन पेयर की डायरेक्शन में आते हैं, तो लोन पेयर की डायरेक्शन में अगर आते हैं तो ये ना, इसमें देखो ये लोन पेयर की डायरेक्शन में आकर जुड़ रहे हैं, इसमें लोन पेयर की डायरेक्शन से अवे जा रहे हैं,
इसलिए उसका सबसे कम हो गया। बाकी केस में भी सेम देखोगे आप, ऐड होंगे या फिर इसकी तुलना में एंगल ज़्यादा होता है। तो लोवेस्ट किस में आ गया, NF3, NF3 में लोवेस्ट आ गया। और आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। NF3 में कितने इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, एक। तो आंसर एक। बहुत ईजी थे ना। बस ये थोड़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझको लगता है, कई बार पूछ चुका है ये जो डाइपोल कटता है ना, कैंसिल आउट होता है और लोन पेयर से जुड़ता है, ये कई, इसकी वजह से ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। 7वां क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो जिन भी दोस्तों को क्वेश्चन सारे अच्छे से आते हैं ना, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी अच्छे से आ रही है, वो लोग क्वेश्चन देखो और उसको अटेम्प्ट करो। अगर आप चाहोगे तो मैं PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पर। जिन भी दोस्तों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, थ्योरी अच्छे से आती है, वो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तो सॉल्यूशन देखो, या आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप सॉल्यूशन देखो 1.5x करके या फिर 2x करके स्पीड बढ़ाकर वीडियो की। आप प्लीज़ जो है पहले खुद से अटेम्प्ट करो। एंड जिन भी बच्चों को, जिन भी दोस्तों को नहीं आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना, वो एक एक स्टेप पहले देखो कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, मैं कैसे सोच रहा हूँ ना। मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ इसके ऊपर, 4-5-10 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें मैं कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उठाऊँगा और उसको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं, जिन लोगों को बिल्कुल ही नहीं आता, जो स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से एकदम। ठीक है, तो आप वैसे भी मेरा वीडियो देखोगे ना अगर, तो वो आपको दिखेगा कि एकदम बेसिक्स से ही मैं सॉल्व कराता हूँ सारी चीज़ें। मैं कितना भी कंट्रोल करता हूँ पर चीज़ों को ना एक्सपेंड करते चला जाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। जो भी चीज़ कनेक्ट होती है, जो भी जैसे कोई थियरी है उससे कनेक्टेड हो रही है, तो मैं उसको कनेक्ट कर ही देता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप देखो। और अब 10 वीडियो 20 वीडियो आप देखोगे ना, कम से कम 100 150 200 क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का लगाओगे और उस चैप्टर का लगाओगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन करना आ ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, और आप लोग सेकंड पार्ट ज़रूर देखना, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एंड अगेन मैं बता रहा हूँ कि जिसको आ रहा है वो अपना टाइम वेस्ट मत करो, स्पीड बढ़ाकर पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद स्पीड बढ़ाकर 1.5x 2x करके पूरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, जो ना समझ में आ रहा हो समझो, जो उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लो।